हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का NCERT जोन में। जैसे कि आप लोग को पता है, करंट अफेयर्स में जो हम ईयरली करंट अफेयर्स डिस्कस करना स्टार्ट किए, जिसमें हम अभी डिस्कस करें नेशनल वाला का MCQ के फॉर्म में। तो पार्ट 7 है ये, क्लियर है ना? क्योंकि आपको पता है पार्ट 6 तक हम करा चुके हैं। पार्ट 6 तक टोटल 150 के आसपास क्वेश्चन है। लेकिन अगर बात करो कि मैंने कितने फैक्ट्स बताए हैं, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि 300 प्लस, या 300 क्या 500 प्लस फैक्ट्स मैंने बताए हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे बारे में कुछ जान सकते हैं। मैं बीटेक ग्रेजुएट हूँ, UPSC की तैयारी करता हूँ और मेंस दे चुका हूँ। और मतलब कुछ समय का एक्सपीरियंस है मुझे, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी, आपको पता है। और मैंने रेलवे में ट्रेनिंग की थी और बहुत सारे क्विजेज वगैरह किए हैं यूट्यूब पे। मतलब ऑलमोस्ट 2 साल से हूँ और अनअकैडमी पे भी हूँ। और आपको कुछ भी डाउट हो तो सिंपल इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, और आप कंट्रीब्यूट करना चाहो तो भी इस नंबर पे कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन सब डिस्कस कर चुके हैं, सीधे आगे चलते हैं। हाँ, ये PDF आप लोग को मिला कि नहीं? मुझे याद नहीं कि मैंने सेंड किया है कि नहीं। आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि मिला है कि नहीं। क्लियर? तो ये तीनों का एक साथ सेंड कर दूंगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ध्यान देना, मैं ट्राई करता था कि डेली मैं 9 बजे डाल दूं, लेकिन आज नहीं हो पाया है। तो अभी हो रहा है, टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं। तो जब तक बन जाएगा, जितने देर में बन जाएगा, उसके बाद मैं अपलोड कर ही दूंगा। क्लियर है? ताकि आप लोग जो लेट नाइट वाले हो वो देख सके, एटलीस्ट सोने से पहले इसको देख सके। बहुत लोग बोलते हैं कि भैया सोने से पहले करंट अफेयर्स की एक वीडियो होनी चाहिए। क्लियर? तो चलिए मैं डाल दूंगा अभी। सबसे पहले ध्यान देना, ड्रग डिलीवरी हैकाथॉन। ध्यान देना, ड्रग डिलीवरी हैकाथॉन एक सरकार ने लॉन्च किया है, इनिशिएटिव है। तो आपको बताना है कि ड्रग डिलीवरी हैकाथॉन जो है, जो इनिशिएटिव है, किसका इनिशिएटिव है बताओ। CSIR और AICT। CSIR आपको पता है जो हमारा साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री का है, और AICTE हम देखा था। CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर आता है। और AICTE क्या फुल फॉर्म होता है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आती है। तो इसने बनाया, इसने इनिशिएटिव लिया, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, क्योंकि ड्रग डिलीवरी की बात है। नीति आयोग, या B और C दोनों करेक्ट है। क्लियर है? तो इसका सही आंसर है। सबसे पहले मैं बता दूं एक्चुअली न्यूज़ क्या था। न्यूज़ था कि एक हैकाथॉन का आप सिंपल मतलब होता है कि कोई इनिशिएटिव लिया गया, एक चैलेंज टाइप का। चैलेंज क्यों? ताकि कुछ लोग क्या करें, इसमें स्टूडेंट, रिसर्चर, प्रोफेशनल सब पार्टिसिपेट करें इसमें, और बताए कि वो क्या कर सकते हैं एंटी कोविड ड्रग, मतलब एंटी कोविड ड्रग बनाने के लिए वो क्या कर सकते हैं, कितना हेल्प कर सकते हैं बनाने में। तो ये जो इनिशिएटिव था CSIR और AICTE दोनों के साथ बनाया था। क्लियर है? काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इन दोनों ने मिलके किया था। और इसको एक्चुअली लॉन्च किया था रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि यूनियन HRD मिनिस्टर है। जिन HRD का नाम अब चेंज हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है। इंडियन एंड वन ऑफ द आर नेबर। ध्यान देना, एक तो इंडिया है और एक है हमारे अपने पड़ोसी, कोई भी पड़ोसी हो सकते हैं। सेटअप ज्वाइंट वेंचर कंपनी फॉर LPG के लिए एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी खोला है इंडिया और एक और कंपनी है हमारे पड़ोसी का, और ज्वाइंट वेंचर है वो 50-50% का है। क्लियर? ताकि जो कंपनी खोले, LPG गैस की जो कंपनी ओपन हो, जो सेटअप किया जाए, वो उस पर्टिकुलर देश में लॉन्च किया जाए। क्लियर है? तो कहाँ पे है? बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और म्यांमार। तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। क्लियर है ना? इंडिया और बांग्लादेश की कंपनी, इंडिया का कौन है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन नहीं है, IOC, और फिर बांग्लादेश का है, नाम याद नहीं रखना है। तो इन दोनों ने क्या किया कि एक 50-50% का ज्वाइंट वेंचर लाया है। क्लियर है ना? ठीक है, हाँ। ताकि अगर LPG का वहाँ पे बिजनेस खुल गया, वहाँ पे सेटअप हो गया, तो वहाँ पे LPG बहुत सस्ती मिलने लगेगी बांग्लादेश में। अब नेक्स्ट है, एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट।
गवर्नमेंट ने बैन किया 59 चाइनीज ऐप से। तो ये क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा नहीं कि कितने ऐप को बैन किया गया है, लेकिन ये पूछ सकता है कि अंडर व्हिच एक्ट गवर्नमेंट ने इसको बैन किया, इम्पोज किया बैन। आपको पता है? अब सोचो, इसलिए मैं आप थोड़ा अलग टाइप से लिख रहा हूँ कि क्वेश्चन मैं पहले दे रहा हूँ आंसर, क्योंकि आप सोच लो। अगर आप बिना ऑप्शन देखे ही सोच सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा? सेक्शन 70A ऑफ IT एक्ट, या सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट, या लॉ मिनिस्ट्री का एक एक्ट है, या नन? बताइए कौन सा आंसर सही होगा? ऑब्वियसली सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। क्लियर? किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये तो पता ही है आपको, MITI के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर? और इसमें एक और न्यूज क्या था? हाँ, कोई नई न्यूज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलोंगचू एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, और इसके ज्वाइंट वेंचर कौन कौन देश है? इसके ज्वाइंट वेंचर? इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया और भूटान, पाकिस्तान और चाइना एंड म्यांमार। बताइए भाई, सबको पता है इंडिया एंड भूटान। बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। अभी प्रोजेक्ट पे थोड़ा जो देखो सेकेंड हाफ जो काम बचा हुआ था, इसको स्टार्ट जल्दी से करने की प्रावधान किया गया है कि 2025 तक इसको ख़त्म कर देंगे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, 2025 तक इसको ख़त्म कर देंगे। और ये भी प्रोजेक्ट पता है, आप ऐसा मत सोचना कि इंडिया का 90% होगा, भूटान का 10%, नहीं, 50-50 है। क्लियर? इंडिया की कंपनी है एक भूटान की कंपनी। इंडिया की कंपनी का क्या नाम है? यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इंडिया की कंपनी है सतलज विद्युत निगम लिमिटेड, सतलज जल विद्युत लिमिटेड। आपसे इंडिया की कंपनी पूछ सकता है, भूटान की नहीं पूछेगा, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं। और एक्सपेक्टेड है कि जो सेकेंड हाफ जो इसका पार्ट काम बचा हुआ है वो 2025 तक ख़त्म हो जाएगा। 50-50% इसका शेयर है। कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई दिक्कत नहीं ना। 2 प्रोजेक्ट के बारे में देख लिए, कोलोंगचू, और एक और प्रोजेक्ट हमने बांग्लादेश के साथ देखा, LPG का। तो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है। देखो ये एक्चुअली इस पर क्वेश्चन नहीं बन पाया, इसलिए मैं सीधा आपको लिख दिया हूँ कि एक फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर जो हमारा है, जिनका नाम है हरसिमरत सिंह बादल। ध्यान देना, हरसिमरत सिंह बादल फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर। उन्होंने एक स्कीम लाया जिस स्कीम का नाम है PMFME। इसका मतलब होता है फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज। फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज। क्लियर नहीं? इन्होंने एक स्कीम लाया है। तो PMFME सीधा लिखा होगा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि फूड प्रोसेसिंग के लिए है। कभी कभी ये भी पूछ सकता है किसके लिए है। हाँ, समझ गया ना? PMFME स्कीम है, क्यों है? ताकि माइक्रो फूड इंटरप्राइजेज है ना, फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज, उसको फॉर्मलाइजेशन किया जा सके। क्लियर? फॉर्मल तरीके से ला सके, रूल एंड रेगुलेशन बना सके कि ये कैसे काम करेगा, सब कुछ। एक और है, ध्यान देना, 2 टाइप की कोऑपरेटिव्स होती है। आपको पता है, एक रूरल होती है, एक अर्बन होती है। तो आपको बताना, रूरल कोऑपरेटिव्स को कौन रेगुलेट करता है, या कोऑपरेटिव्स को कौन रेगुलेट करता है? रूरल कोऑपरेटिव्स के। क्यों मैं करवा रहा हूँ? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अर्बन कोऑपरेटिव्स का रेगुलेशन में थोड़ा बदलाव किया गया है एक ऑर्डिनेंस की मदद से। अर्बन कोऑपरेटिव का रेगुलेशन था, उसमें बदलाव किया गया है। क्लियर? तो रूरल कोऑपरेटिव को कौन कौन रेगुलेट करता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग लॉ, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, या दोनों, या नन? क्लियर? तो 2 एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और एक है बैंकिंग लॉ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1955। इसको कौन रेगुलेट करता है? किसके अंदर है भाई? दोनों के अंदर है, दोनों एक्ट के अंदर रेगुलेट होता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्यों करवा रहा हूँ, मैं करवा क्यों रहा है इस क्वेश्चन को? क्योंकि एक सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाया है। ऑर्डिनेंस क्या है? वो ऑर्डिनेंस ये है कि अर्बन कोऑपरेटिव्स
या ऐसे कोऑपरेटिव जो मल्टी स्टेट है, 3-4 स्टेट में ये कोऑपरेटिव फैला हुआ है, इसका अब डायरेक्ट सुपरविजन करना चाहता है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इन दोनों एक्ट पे कम से कम अर्बन कोऑपरेटिव को इन दोनों एक्ट से जो रेगुलेट किया जाता है, आरबीआई को विश्वास नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने देखा कि इतना सारा घोटाला हुआ है। क्लियर है ना, बहुत ज़्यादा घोटाला हुआ है। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्स बैंक में घोटाला हुआ, तो इस घोटाले से रोकने के लिए भाई, क्योंकि आरबीआई इस पे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता था, अब आरबीआई इसको डायरेक्ट कंट्रोल करेगा, कोई घोटाला ही नहीं होगा। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं बोल सकते कोई घोटाला नहीं होगा, लेकिन चांसेस कम हो जाएगा। अब देखो, टिल नाउ ऑल द कोऑपरेटिव बैंक आर डुअल रेगुलेशन ऑफ आरबीआई एंड द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी रिजल्टिंग इन रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी लैब्स एट द मेनी ऑफ दिस बैंक। पहले डुअल रेगुलेशन होता, आरबीआई भी करती थी, कोऑपरेटिव भी करती थी, लेकिन अब आरबीआई सारा पावर अपने हाथ में ले लिया। क्लियर? आरबीआई, ध्यान देना, however from now onward urban and multi state cooperative, सिर्फ अर्बन एंड मल्टी स्टेट, आप ऐसा नहीं बोल सकता रूरल। क्लियर है ना? आरबीआई हैड नो पावर टू ड्रा इन्फोर्समेंट स्कीम। हाँ, क्योंकि देखो रेगुलेट करता था, लेकिन आरबीआई ऐसे नहीं बोल सकता था कि भाई आप अपना रिकंस्ट्रक्शन करो, आप अपना इन्फोर्समेंट करो, आप ऐसे नहीं। देखो आरबीआई का प्रभाव था कोऑपरेटिव पे, अभी भी सारे कोऑपरेटिव पे है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन अब आरबीआई का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो जाएगा। अब आरबीआई डायरेक्ट सुपरविजन कर सकती है, आरबीआई ये भी कर सकती है, कोई ऐसा स्कीम ला सकती है जो इन पे इनफोर्सेबल हो, पहले ऐसा नहीं था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना, एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है जिसका मतलब है डीकार्बनाइजेशन। इनसे थोड़ा हेडफोन ले आ रहा हूँ। चलिए, बहुत आराम से क्वेश्चन करने वाले। देखो, मैं एक भी करंट अफेयर्स नहीं छोड़ रहा हूँ, एक भी नहीं। जो इस बुक में दिया हुआ है ना, 2 किताब है मेरे पास, अभी समझ लीजिए 2 किताब कौन कौन है। एक किताब का नाम है जो दृष्टि का हिंदी में आता है वो, और दूसरा किताब है एक अरिहंत का आता है पूरे 1 साल का, मतलब पूरे 1 साल नहीं बोल सकते, जनवरी से दिया है। लेकिन ध्यान देना, जब मैं इस बुक को कर लूँगा ना, उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो दृष्टि वाली हिंदी वाली बुक है उससे देख लूँगा कि इसमें जो जो न्यूज़ कराया है वो सारा अगर उससे हो गया तो हो गया है, नहीं तो कुछ अगर एक्स्ट्रा होगा तो उसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा आएगा तो उससे भी मैं इसमें कर लूँगा, तो आपका एक भी न्यूज़ छूटेगा नहीं। तो मैं थोड़ा आप लोग को मतलब गारंटी तो नहीं दे सकता, क्योंकि आपको पता है कि कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बोलूँगा कि हाँ, बहुत ज़्यादा चांस है कि मेरे से ही आएगा, मतलब मेरे से, क्योंकि हम लोग पूरा कंप्लीट करने का ट्राई कर रहे हैं हर एक न्यूज़ को, न्यूज़ के पीछे स्टैटिक जो पोर्शन होता है उसको। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ न्यूज़ करा रहा हूँ, आप भी देखोइएगा। क्लियर? तो एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है डीकार्बोनाइजिंग, मतलब ट्रांसपोर्ट, एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाना जो कार्बन को कम से कम रिलीज करे। तो एक नया प्रोजेक्ट है जिसका नाम है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इन इंडिया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ध्यान देना, नीति आयोग और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। क्लियर? दूसरा है नीति आयोग और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है नीति आयोग और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। फोर्थ है एक मिनिस्ट्री, जो हमारी अपनी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। बताओ, सोचो कौन किया है? नीति आयोग एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, इन दोनों ने मीटिंग की, वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत मीटिंग की। इसमें आईटीएफ जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के सेक्रेटरी जनरल आए थे, जिनका नाम है, आप नाम याद कर ले सकते हो, जनरल योंग ताई किम। जनरल योंग ताई किम को कभी हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछते कि आईटीएफ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के सेक्रेटरी जनरल, चांस बहुत कम है। दूसरा, नीति आयोग की तरफ से कौन था? नीति आयोग का ऑब्वियसली सीईओ। नीति आयोग का सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। भाई कितने बार इनका नाम पूछा जा चुका है। क्लियर? नेक्स्ट है, तो भाई आईटीएफ को ऐसे छोड़ दे? नहीं भाई, उनके बारे में एक दो और चीज़ हम आईटीएफ के हम गए वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे पता चला आईटीएफ
इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम एक इंटीग्रेटेड बॉडी है जिसमें टोटल 62 मेंबर है। ये बॉडी किसके अंतर्गत आता है, किस लार्ज बॉडी के अंदर आता है? OECD, OECD के अंदर आता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, यूनिसेफ के अंदर आता है, वर्ल्ड बैंक के अंदर आता है। OECD का फुल फॉर्म आपको पता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट है शायद, क्लियर है ना, OECD। तो आप, हाँ मतलब इसमें जो हाईली डेवलप्ड कंट्री नहीं है वो सब आती है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड, सी से क्या होगा देख लेना, इकोनॉमिक एंड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, कोऑपरेटिव तो नहीं होगा, कम्युनिटी भी नहीं होगा, क्लियर है ना। इकोनॉमिक तो है ये मुझे पता है, डेवलपमेंट भी है, क्लियर। तो बताओ ITF एक इंटीग्रेटेड बॉडी है, किस बॉडी के अंदर आता है? ये पूछ सकता है कि नहीं क्वेश्चन, आप बोलो। OECD के अंदर, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यूनिसेफ के अंदर, या वर्ल्ड बैंक के अंदर? तो इसका सही आंसर है OECD के अंदर आता है। अब देखो कुछ स्टेटमेंट है OECD के बारे में, उसको देख लेते, क्योंकि OECD इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ध्यान देना, इस क्वेश्चन से आपका 6-7 क्वेश्चन ना क्लियर हो ना तो मुझे बताना। सबसे पहला क्वेश्चन है इंडिया, बताना सिर्फ इनकरेक्ट, आपको स्टेटमेंट बताना है इनकरेक्ट। इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, चलो देखते हैं। दूसरा है OECD एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इकोनॉमिक प्रोसेस और वर्ल्ड ट्रेड के लिए फाउंड किया गया था 1961 में। अब एक और चीज़, लास्ट ऑप्शन है कि इसके द्वारा बहुत सारा रिपोर्ट और इंडेक्स जारी किया जाता है जिसका नाम है, एक है गवर्नमेंट एट ग्लांस 2017 रिपोर्ट, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक, OECD बेटर लाइफ इंडेक्स। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है बताइए भाई? इंडिया मेंबर ही नहीं है, फाउंडिंग मेंबर तो दूर की बात है, इंडिया मेंबर ही नहीं है इसमें टोटल 36 ही मेंबर है, इंडिया मेंबर नहीं है, क्लियर। और देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं चाहता तो इस पेज के फैक्ट को मैं 10 क्वेश्चन बना सकता था। मैं ये रिपोर्ट अलग पूछ लेता, इस रिपोर्ट को अलग पूछ लेता, इस रिपोर्ट को अलग पूछ लेता, इसको अलग पूछ लेता, इसको अलग पूछ लेता, इसको अलग पूछ लेता, फुल फॉर्म पूछ लेता, 1 2 3 4 5 6 7 पूछ ही सकता था ना। समझ गया ना कि कैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट को कलेक्ट करना है, क्लियर। सिंपल मैं करंट नहीं बता रहा हूँ, इसके साथ आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी कवर हो रहा है। मेरे सामने जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है मैं उस पे क्वेश्चन बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा हूँ। तो जब हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में चलेंगे तो काफ़ी चीज़ उसकी हमें ऑलरेडी हो चुकी होगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ध्यान देना, जैसे हम नेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करें तो हम ऐसे एक जमे नहीं हुए कि मेरा ध्यान सिर्फ नेशनल से थोड़ा भी इधर नहीं जाना चाहिए, एकदम देख के नहीं चल रहे हैं। मतलब कि थोड़ा बहुत इधर उधर का नॉलेज ले रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, नॉलेज ही तो ले रहे हैं। हाँ नेक्स्ट है OECD का थोड़ा मैं फुल फॉर्म क्या था, हाँ कोऑपरेशन है, हाँ मैं मतलब ऑलमोस्ट सही था, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। 36 मेंबर है, इंडिया पार्ट नहीं है। और जो एक था ना इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, इसमें टोटल 62 मेंबर है, ये ध्यान रखना। टोटल इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम में टोटल 62 मेंबर, और दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस है, ध्यान रखना। ऑब्वियसली OECD का हेडक्वार्टर पेरिस है तो OECD के हेडक्वार्टर में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसका भी पेरिस में ही होगा ना, क्लियर। अब चले आगे चलते हैं भाई। एक न्यूज़ था, न्यूज़ क्या है मैं बता रहा हूँ, मैं न्यूज़ बताता हूँ। कोलकाता एयरपोर्ट, ध्यान देना, कोलकाता एयरपोर्ट पे एक नई सर्विस इंट्रोड्यूस की गई है। कोलकाता एयरपोर्ट से लेके जो बांग्लादेश का है चट्टागांव या चिटागांव बोलते हैं, चिटागांव पोर्ट के बीच, यहाँ पे एक नया रूट इस्टाब्लिश किया गया है, क्लियर। नई सर्विस और नए रूट इस्टाब्लिश किया गया है जिससे बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा, जो पहले भीड़ लग जाती थी वो बचेगी। तो आपसे क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, क्या पूछा जाएगा, किस देश के साथ, तो आप पाकिस्तान तो बोल ही नहीं सकते आंसर में, किस देश के साथ बोलोगे, श्रीलंका है नहीं बोल सकते, श्रीलंका ही बोल सकते हैं, फंसा सकता है, लेकिन याद रखो बांग्लादेश के साथ।
क्लियर। तो आपको इसमें से कोई एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सबसे पहले कोलकाता पोर्ट के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ध्यान देना इनकरेक्ट। सबसे पहले इसका जो नेम है, रीनेम किया गया, कोलकाता पोर्ट को अब नया नाम दिया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट बीजेपी का जो प्रीसेसर था, भारत जन संघ, यही था ना, इसके फाउंडर थे। हाँ, अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन, ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट इन इंडिया है। ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है, ब्रिटिश ने एस्टैब्लिश किया था। थर्ड ऑप्शन है ओनली रिवर इन मेजर प्रोडक्ट है, मतलब एकमात्र मेजर पोर्ट है जो रिवर पे बना हुआ है। नेक्स्ट है नियरेस्ट मेजर पोर्ट जो है ट्यूटिकोरिन, मतलब कोलकाता का सबसे नियरेस्ट मेजर पोर्ट कौन सा है, ट्यूटिकोरिन है। तो आपको बताओ कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। भाई ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, गलत है। ट्यूटिकोरिन देखो ना, ट्यूटिकोरिन कहाँ पे है, कोलकाता से नज़दीक, इसको नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये कहाँ से आ गया। ट्यूटिकोरिन का नाम चेंज हो गया, अब हो गया चिदम्बरम पोर्ट। क्लियर। नेक्स्ट देखो, संकल्प पर्व एक सेलिब्रेट किया गया है इंडिया में ही। संकल्प पर्व कब से कब तक होगा, 28 जून से लेके 12 जुलाई के बीच होगा। और हाँ, आपको बताना कि कौन सी बॉडी इसको सेलिब्रेट करे, कौन सी बॉडी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कर रहे, नीति आयोग करे, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर करे या नन। ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। क्लियर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के स्टेट मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं होता है, तो वो कौन है, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने अनाउंस किया। क्लियर। नेक्स्ट है, हाँ, इसमें एक्ट लिस्ट क्या किया जाएगा, देखो इसमें लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज आस्क्ड ऑल इट्स सबऑर्डिनेट ऑफिस एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन टू प्लान द फैक्ट। देखो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने बोला कि आपके जितने भी ऑफिस है ना, जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिस है, उसमें ये 5 प्लांट जरूर लगाओ। 5 प्लांट हमारे हर्बल हेरिटेज की बात करते हैं, और पीएम मोदी जी ने इसको बोला था कि हाँ ये 5 प्लांट आपको हर ऑफिस में लगाना चाहिए। मतलब ऐसे ही उन्होंने राय रखी थी, बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल। क्लियर। ये भी कभी पूछ सकता है, पता नहीं। हाँ, इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट, भाई ये बार बार क्यों गलत टाइप हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अबाउट यूनाइटेड नेशन अलायंस फॉर पॉवर्टी इराडिकेशन। ध्यान देना, यूनाइटेड नेशन अलायंस फॉर पॉवर्टी इराडिकेशन। क्लियर। इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, सेकेंड स्टेटमेंट। 1967 में स्टैब्लिश किया गया था, थर्ड स्टेटमेंट। टू रेज अवेयरनेस अबाउट डेंजर दैट पॉवर्टी पॉजेसेस टू वर्ल्ड पीस। मतलब सिंपल क्या बोल रहा है कि ये इसने क्या बोला कि पॉवर्टी क्या होगा, हाँ पॉवर्टी क्या होगा, पॉवर्टी के कारण क्या होगी, दुनिया का पीस चला जाएगा। भाई लोगों को गरीबी रहेगी तो पीस कैसे आएगा, ह्यूमन राइट लोगों को नहीं मिलेगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। ऑब्वियसली भाई कोई पॉवर्टी है, पुअर है, कैसे काहे का सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यूनाइटेड नेशन अलायंस फॉर पॉवर्टी इराडिकेशन से रिलेटेड, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑब्वियसली पहला वाला, इंडिया अभी ज्वाइन किया है। किस दिन ज्वाइन किया पता है आपको, जून 24, 2020 को इंडिया ज्वाइन किया है। फाउंडिंग मेंबर कैसे हो सकता है, क्योंकि फाउंडिंग तो 1967 को हुआ था। समझ गए ना। देखो इसका क्वेश्चन आया था करंट अफेयर्स में, बस इतना ही दिया है कि इंडिया ज्वाइंस अलायंस फॉर पॉवर्टी इराडिकेशन एट यूएनए। तो मैं इस पर एक उनके वेबसाइट पे गया, देखा इनके बारे में, फिर उस पर क्वेश्चन बना दिया। हमारा न्यूज़ एक इंटरनेशनल बॉडी कवर कर ली हमने। क्लियर ना। नेक्स्ट देखो, एक नया सेंटर ओपन हुआ है जिसका नाम है इन स्पेस, जिसका नाम है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इंडियन नेशनल स्पेस को प्रमोट करेंगे एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये क्यों है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसके लिए। पहला स्टेटमेंट, ये प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करेगा कि सर आप पार्टिसिपेट करो
जो स्पेस एक्टिविटी होती है उसमें। सेकंड है एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन है, बिल्कुल इसरो से बिल्कुल अलग है। दोनों करेक्ट है, दोनों गलत है। क्लियर? तो बताइए, सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि सेपरेट नहीं है, इसरो का पार्ट है। क्लियर? फुल फॉर्म मैंने बता दिया, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। IN से इंडियन नेशनल, स्पेस से स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। क्लियर? नेक्स्ट देखो, आपको बताना है कि यूपी में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और क्या उनमें से ये एयरपोर्ट सब सही लिखा है। बताइए, पहला एयरपोर्ट कौन सा इंटरनेशनल? चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि लखनऊ में है, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि वाराणसी में है, कुशीनगर एयरपोर्ट जो कि कुशीनगर में है। कुशीनगर आपको पता है महात्मा बुद्ध से रिलेटेड महापरिनिर्वाण हासिल किए थे। करेक्ट क्या आंसर क्या है? ऑल। क्योंकि ये क्वेश्चन कहाँ से मैंने बनाया? क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बनाया 24 जून 2020 को यूनियन कैबिनेट ने जो कुशीनगर एयरपोर्ट था उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस दे दिया। ध्यान देना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस दे दिया। तो एक्चुअली में एयरपोर्ट था पहले से। और ध्यान देना, एक और यूपी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन ही रहा है ग्रेटर नोएडा में, और तो उसको स्टेटस मतलब वो अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ है। इसलिए बुद्धा का महानिर्वाण यहीं पे किया था। कहाँ पे? कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नया न्यूज आया है। क्या न्यूज आया है? चलो पहले कर लेते हैं। हाँ चलो मैं न्यूज बता दे रहा हूँ पहले। इंडिया ने $10 मिलियन दिया है इस ऑर्गेनाइजेशन को। ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? जिसका नाम है UNRWA। UNRWA क्लियर है? UN जिसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन। ध्यान देना, हो गया। अब देखो, रिलीफ का मतलब किसी को प्रॉब्लम है, एंड वर्क्स एजेंसी, इसको इंडियन गवर्नमेंट ने $10 मिलियन कंट्रीब्यूट किया है, एड दिया है। ऐसा नहीं कि उसको वापस लेंगे, नहीं। क्लियर? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। क्लियर है? देखो एक्चुअली होता क्या है, मैं टाइप कुछ और करता हूँ क्वेश्चन के समय, लेकिन जब ऑप्शन बनाता रहता हूँ तो उसमें कुछ और मन आ जाता है कि मतलब, तो ऊपर फिर से रिकरेक्ट करना ही भूल जाता हूँ। समझ रहे हो ना? क्योंकि अभी आदत उतना नहीं ना क्वेश्चन बनाने की, क्योंकि अभी तक मैं आप लोगों को वही बता रहा था, जैसे लूसेंट बता रहा है तो उसमें जो दिया है वही आपको समझा रहा है। अभी तक क्वेश्चन फॉर्म करने की आदत नहीं होती। धीरे धीरे और हो जाएगी तो और भी अच्छा आपको मटेरियल दूंगा और ज़्यादा कुछ दिन, क्योंकि अभी तो 5-6 क्लास ही हुए हैं इसके ऐसे क्वेश्चन के। तो जैसे जैसे मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस होता जाएगा, 15 दिन बाद आप खुद देखोगे कितना चेंज आया है। देखो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, तो मैं सिंपल, देखो न्यूज़ तो था ये, तो मैं इसको छोड़ देता, मतलब तो हमारा क्या कंप्लीट हो जाता। नहीं भाई, आपको पता है जितना ज़्यादा अभी कल ही परसों UPPCS का एग्ज़ाम हुआ है, तो आपको पता है कि भाई सिंपल क्वेश्चन तो नहीं आ रहे हैं। आप क्लियर? करेंट अफेयर्स में घुसा रहा है, कुछ ना कुछ तो घुमा रहा है। करेंट अफेयर्स जो न्यूज़ आती है उसके बॉडी के बारे में पूछा जाता है, ये भी आपने देख लिया। तो अब हम नहीं सोच सकते कि हम सीधे जो करेंट का ऊपर का जो आया है 1 लाइनर ये सब कर लिए हमारा काम चल जाएगा। नहीं होगा भाई, अभी समझ जाओ प्लीज़। क्लियर? हाँ, तो अब देखो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहला, इट इज ए यूनाइटेड नेशन एजेंसी एस्टैब्लिश बाय जनरल असेंबली इन 1949। हमें लगता है हाँ सही है वो। इट सपोर्ट द रिलीफ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी। हाँ ये भी सही है, ध्यान देना, ये आपको याद रखना, पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी के लिए ही है। एवरी मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन जो कि 193 के आसपास है, इसको सभी मेंबर को बाउंड है कि वो भाई कुछ ना कुछ हर साल पे करे, चाहे 1 रुपया पे क्यों ना करे। क्लियर है? कौन सा स्टेटमेंट करे इनकरेक्ट है भाई? 3 वाला है, वॉलंटरी है, मन करेगा तो करो, नहीं मन करेगा तो नहीं करो। क्लियर है ना? और इंडिया करता है ऑलमोस्ट हर 5 साल पे कुछ मिलियन डॉलर करता है, जैसे 10 मिलियन डॉलर किया इंडिया, अभी 2 साल के लिए किया है, फिर देगा आगे 2 साल बाद। क्लियर? अब एक और चीज़ इसमें कंफ्यूज करने वाली है, पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी जहाँ गए हैं ना, जहाँ भी गए हैं,
ध्यान देना, आप सबसे पहले समझो पेलिस्टीनियन होते कौन है, सबसे पहले समझो। पेलिस्टीनियन रिफ्यूजी का मतलब है वो लोग, वो पर्सन जो नॉर्मल रेसिडेंस थे पेलिस्टीन के, लेकिन 1946 से 1948 के बीच जो इशू हुआ, उसके बाद लोग अपना घर बार छूट गया, लोगों को उनका घर बार छूट गया कॉन्फ्लिक्ट के समय में, और वो लोग जिस देश में गए हैं ना, जिस देश में, उस देश में इनको यूनाइटेड नेशन की तरफ से हेल्प मिलेगी। कौन कौन देश है वो, ध्यान देना, सारे देश नहीं है, जॉर्डन, क्लियर है ना, जॉर्डन है, ध्यान देना, जॉर्डन मेडिटेरेनियन से बॉर्डर नहीं बनाता। उसके बाद कौन है, लेबनान मेडिटेरेनियन से बॉर्डर बनाता है, क्लियर। नेक्स्ट सीरिया नहीं बॉर्डर बनाता, वेस्ट बैंक नहीं बॉर्डर बनाता, और ईस्ट जेरूसलेम एंड गाजा स्ट्रिप की बात करते हैं, और जेरूसलेम यहाँ पे है उसके ईस्ट वाले पार्ट में भी, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो भाई, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। हाँ, नेक्स्ट है, ये न्यूज़ क्या थी भाई, हाँ ये न्यूज़ थी कि एक एयरपोर्ट है, डैश बिकेम द फर्स्ट, इंडिया का पहला एयरपोर्ट, इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट टू इंस्टॉल AWMS एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, किस एयरपोर्ट ने इस्टाब्लिश किया है, इंस्टॉल किया है, बेंगलुरु का, दिल्ली, कोलकाता या ऑल, बताइए। ऑब्वियसली बेंगलुरु, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, क्योंकि ये यूनिक चीज़ है, पहली बार हुआ है ना। और एक और चीज़, इसको डेवलप कौन किया, इसको डेवलप किया कौन, CSIR। CSIR का एक पार्ट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, जिसको हम नल बोलते हैं, NAL, इन्होंने एस्टेब्लिश किया। अब नेक्स्ट है निष्ठा विद्युत मित्रा स्कीम, जो कि लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है, एक सेकंड में थोड़ा चार्जर के पास चार्जर लगा लेता हूँ क्या, नहीं तो ऑफ हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, बीच से कट जाएगा। क्लियर, तो चलो, एक निष्ठा विद्युत मित्र स्कीम है, ये किसके लिए लॉन्च किया गया है, फॉर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप, या चाइल्ड को ऐसा चाहते हैं कि जो एवरी चाइल्ड है वो रात में अंडर लाइट ही हो, ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। दोनों करेक्ट है या दोनों गलत है भाई, सिंपल ए करेक्ट है। क्या है बता देता हूँ मैं, इसके बारे में बताता हूँ। एक्चुअली क्या है, ये मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है, ध्यान देना, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, क्योंकि कभी कभी कंपनी का भी नाम आ जाता है। कंपनी जो है वो क्या चाहती है, वो एक नया स्कीम लॉन्च की है, जिसका मेन काम होगा कि पहले वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, यानी कुछ वुमेन का ग्रुप बना ले। और इस वुमेन का काम क्या होगा, ये वुमेन जाएगी, घर घर जाएगी और बताएगी, कंज्यूमर को थोड़ा मोटिवेट करेगी कि अपना बिल पे कीजिए ऑनलाइन, ध्यान देना, ऑनलाइन पे कीजिए, और मतलब जो लोगों का जो प्रॉब्लम होगा उसको रिड्रेस करने का ट्राई करेगी। और हाँ, ऑनलाइन प्रोसेस से देखेगी, कोई फॉल्टी मीटर है उसको ठीक करने का ट्राई करेगी, नया कनेक्शन देने का ट्राई करेगी, सब कुछ करेगी। तो वुमेन का एम्पावरमेंट तो हुआ ही हुआ, लोगों को फ़ायदा भी हो गया। नेक्स्ट देखो, दो स्कीम लॉन्च किया गया, दो प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है नीरा और पालमपुर। इसमें पता है होता क्या है, जो आप गांव वगैरह में तारी सुने हो, तारी, जो इस ट्री का जो सुबह होने से पहले जो नहीं निकाल लेते हैं, इसमें जूस, इसको बोलते हैं, क्लियर, निकाल लेते हैं। ध्यान देना, इस प्रोजेक्ट में क्या किया जाता है, लोकल जो लोगों को होता है, कुछ टूल किट दिया जाता है, ताकि यहाँ से जूस निकाले, और इससे जूस को हम बोलते हैं नीरा, और इससे हम पाम गुड़ बना सके, PALMGUR बना सके। और जो नीरा होती है ना, जो लिक्विड होती है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं, और बहुत सारे इंडियन स्टेट में पिया जाता है, बिफोर सनराइज इसको उतार लिया जाता है, क्लियर। तो आपको बताना है किस देश में
सॉरी किस राज्य में प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है केवीआईसी के द्वारा? अब बताओ, महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, बिहार। भाई महाराष्ट्र का एक जगह है जहाँ का आप नाम सुने होगा, थी पालघाट है, PAL, पालघर, PALGHAR। ठीक। अब नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन, हु इज नॉट इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC। देखो ये न्यूज़ में दिया हुआ था और कल UPPCS एग्जाम में भी आया, आपको पता ही होगा। क्लियर, कौन सा नहीं था? तो मैंने उन्हीं का क्वेश्चन टेप लिया, मतलब ये ऑप्शन इंडिया उसमें ऑप्शन में नहीं था, इंडिया के अलावा कोई। तो इसका सही आंसर कौन है? कनाडा। क्लियर, कौन कौन हुआ इस बारी, कौन कौन इस बारी आया है वो मैं बता देता हूँ। आयरलैंड, मैक्सिको, इंडिया, नॉर्वे। क्लियर, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट UNSC के लिए जो दिया हुआ है वो इनकरेक्ट है। बताओ, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं भाई, सबको पता है, सबको पता है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। कौन कौन लोग हैं पता है? USA, UK, चाइना, फ्रांस, रसिया, पता है। 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं भाई, इतना भी सबको पता। लेकिन क्या ये अगला स्टेटमेंट करेक्ट है? 5 साल के लिए भाई बिल्कुल भी नहीं, 2 साल के लिए तो यही स्टेटमेंट करेक्ट है। ये तो सही है, सही है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो ये स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है, आप इसको देख लेना एक बारी। और क्लियर, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, क्लियर, नॉर्मल है। अब देखो नगर वन एक स्कीम आया है, उस नगर वन स्कीम के बारे में आपको कुछ पॉइंट बताना है। देखो इसका मतलब क्या है, एक न्यूज़ क्या दिया था पता है? न्यूज़ दिया था कि एक नगर वन स्कीम लाया जाएगा, मतलब उसको अर्बन फॉरेस्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर, जिनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर साहब, उनके द्वारा लॉन्च किया गया। किस दिन, वो मैं क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ। हाँ, बस यही है क्वेश्चन दिया, लेकिन उसको थोड़ा सा और 1-2 फैक्ट्स ऐड करके मैं पूछ रहा हूँ। पहले बताइए, इसको वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन लॉन्च किया गया, बताइए। नेक्स्ट है नगर वन, जिसको हम अर्बन फॉरेस्ट है, इसका एम है कि 1000 अर्बन फॉरेस्ट हम बनाना चाहते हैं पूरे देश में अगले 5 साल में। थर्ड स्टेटमेंट, अर्बन फॉरेस्ट का जो रोल मॉडल है कौन है? रोल मॉडल है पुणे का बाजरे अर्बन फॉरेस्ट। एक रोल मॉडल का काम करता है, ताकि ये लोग कहते हैं मुझे भी इसकी तरह फॉरेस्ट बनना है। और आप बोलोगे भैया इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? जो कैंपा है ना, कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन फंड, वहाँ से पैसा आएगा, इस फंड से पैसा आएगा। इस फंड में जो पैसा आता है वो 90% स्टेट में जाता है, 10% सेंटर वाले फंड में जाता है। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं सोचना कि 90% सेंटर को दे देंगे। तो इसका स्टेटमेंट कौन सा गलत है भाई? ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है 200 अर्बन फॉरेस्ट बनाया जाएगा, क्योंकि 1000 कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा था, यहीं से आप गलत लगा सकते थे। तो आपको मज़ा आ रहा है? बताइए। एक और है, सरकार ने, PM मोदी ने ऑक्शन किया 41 कोल माइंस को, और उसमें बता रहे थे, स्टेट में लिखे अनलीजिंग कोल्स, न्यू होप्स फॉर आत्मनिर्भर भारत। तो इस पे क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता ना, इस पे ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है, लेकिन वो इकोनॉमी वाले में बनाएंगे कि कितने टाइप का कोल होता है, कौन सा टाइप इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलता है, ये आपको पता है तो सही है। वैसे इकोनॉमी में स्टैटिक वाला में लाऊंगा। क्लियर, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। Who is not the founding member of Global Partnership on Artificial Intelligence? इसमें कौन सा फाउंडिंग मेंबर नहीं है? क्या वो इंडिया है, क्या वो चाइना है, क्या वो UK है, क्या USA है? तो इसका सही आंसर है, कौन सा फाउंडिंग मेंबर नहीं है? चाइना नहीं है, क्योंकि चाइना के अगेंस्ट में ही तो बना रहे ना। क्लियर, कौन कौन है इसमें? UK, EU, यूरोपियन यूनियन भी, ऑस्ट्रेलिया भी, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, इटली, जापान, USA, मैक्सिको, न्यूजीलैंड। क्लियर, और एक और स्कीम है, हाँ यहाँ पे एक मैं बता रहा हूँ क्योंकि उस पर क्वेश्चन नहीं बन रहा था, ध्यान देना। एक इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड लॉन्च हो रहा है, मतलब इंडियन गैस एक्सचेंज लॉन्च किया जा रहा है, 15 जून 2020 को लॉन्च किया गया। ये एक ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। और ध्यान देना,
जो इंडियन गैस एक्सचेंज है, ध्यान देना, इंडियन गैस एक्सचेंज, IGX बोलते हैं, इंडियन गैस एक्सचेंज एक्स से बोलते हैं। ये पार्ट है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का सब्सिडरी है क्या? इंडियन गैस एक्सचेंज। समझ गए ना? एक ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। दोनों को फ़ायदा होगा, बायर और जो बेचने वाले हैं उनको भी। क्लियर? एक नया इनिशिएटिव लाया गया है, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। इसमें इंडिया और 12 और है। ये किस चीज़ के बात करते हैं? सिंपल आपसे पूछा जा सकता है। वेरीफाइड इनिशिएटिव यूनाइटेड नेशन के द्वारा लॉन्च किया गया। क्या एम है? ताकि वो काउंटर कर सके मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट कोरोना वायरस। कभी कभी मिस इन्फॉर्मेशन फैल जाती है कि भाई देखो ये यहाँ ये हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो मिस इन्फॉर्मेशन को ख़त्म करना। हाँ, बस इतना ही है। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगता है, आप हेल्प करना सकते हो तो कंट्रीब्यूट कर सकते हो इस नंबर पे, अब वरना तो शेयर आप तो कर ही रहे हो। थैंक यू सो मच।